तो हम आ चुके हैं आप पार्ट 3 पर, लेकिन इससे पहले अगर आपने इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें फिर ये से देखें। अब आते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस मूवी में कुछ डिलीटेड सीन्स भी हैं जिन्हें नहीं दिखाया गया है और साथ ही इसकी एक ऑल्टरनेटिव एंडिंग भी है। तो अगर ये सब आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। और एंडिंग से याद आया कि इन्होंने इस मूवी में सेकंड पार्ट वाले एंडिंग को बदल दिया है, तो वो क्या है वो आपको कहानी में पता चल जाएगा। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें ऐश का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे वो एक मॉल में काम करता था और लिंडा भी वहीं पर काम करती थी। इसके बाद ये इस कैबिन में आए और फिर इनके साथ क्या हुआ आप जानते ही हो। पर जैसे पिछली मूवी की एंडिंग में ऐश 1300 एडी में पहुंच गया था और सभी उसे अपना मसीहा मान रहे थे, वैसा इस कहानी में नहीं होता। दरअसल इसकी कहानी पिछली एंडिंग से अलग शुरू होती है। हम देखते हैं जैसे ही ऐश यहाँ पर पहुंचता है वो देखता है कि दो ग्रुप आपस में लड़ रहे होते हैं, जिनमें एक जीत जाता है और इसका नाम होता है किंग आर्थर, और जो हारता है उसका नाम हेनरी द रेड होता है। आर्थर ऐश को भी हेनरी और उसके साथियों की तरह बंदी बनाकर अपने साथ अपने कासिल यानी कि किले कांडार में ले जाता है। अब कांडार में शीला नाम की लड़की किंग आर्थर के पास आती है और उससे पूछती है कि उसका भाई कहाँ पर है। आर्थर बताता है कि उसका भाई जंग में मारा गया। इससे शीला काफी दुखी हो जाती है और यहाँ पर आए कैदियों पर उसे काफी गुस्सा आता है, खासकर ऐश पर। अब इन कैदियों को एक एक करके सजा दी जाती है। दरअसल इस कासल में एक कुआं है जिसके अंदर इन कैदियों को फेंका जाता है, क्योंकि इस कुएं में काफी सारे शैतान मौजूद होते हैं, जैसा कि हमने पहले और दूसरे पार्ट में देखा था। और इनकी मौत देख ऐश घबरा जाता है। वो कहने लगता है कि मैं इनका आदमी नहीं हूँ, पर हेनरी कहता है कि ये कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे आदमी नहीं हो, और अगर मैंने इन्हें बता भी दिया तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। और होता भी ऐसा ही है, ये ऐश पर विश्वास नहीं करते और उसे उस कुएं में डाल देते हैं। पर आप जानते हो ऐश इनसे नहीं डरता और वो इनसे लड़ने में अब माहिर हो चुका है। ऐश को मुर्दों से लड़ता देख सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। एक आदमी तो ऐश को लड़ता देख उसकी चेनसो और गन उसे दे देता है, जिससे ऐश उन मुर्दों को मारकर वहां से निकल आता है। और ये देख सभी ऐश से डरने लगते हैं और अब किसी की हिम्मत नहीं कि वो ऐश से लड़ सके। ऐश हेनरी और उसके आदमियों को भी आजाद कर यहाँ से जाने देता है। ये देख आर्थर ऐश से नाराज हो जाता है और वो उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर ऐश बिना लड़ी उसे अपनी गन की ताकत दिखाकर उसे हरा देता है। इसके बाद आर्थर भी चुप हो जाता है। अब ऐश एक तरह से यहाँ का राजा बन जाता है और शीला भी उससे माफी मांगती है, जिसके बाद ये दोनों करीब आ जाते हैं। ऐश को ये सब पसंद तो आ रहा होता है, पर वो अपने समय में वापस जाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ के धर्मगुरु से बात करता है। धर्मगुरु कहते हैं कि ये मुमकिन तो है, पर इसके लिए हमें वो शैतानी किताब नेक्रोनोमिकन चाहिए, जो कि एक कब्रिस्तान में मौजूद है, लेकिन वहाँ जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। ऐश कहता है कि मैं वहाँ पर जाऊंगा और उस किताब को यहाँ पर लेकर आऊंगा, पर ऐश के ये कहते ही यहाँ पर एक औरत जिसके अंदर एक शैतानी शक्ति आ जाती है, वो ऐश से कहती है कि तुम यहाँ से कभी भी नहीं जा पाओगे। जिसके बाद ऐश उसे मार देता है और अगले दिन आर्थर धर्मगुरु के साथ ऐश उस कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है, पर ये सभी उसका आधे रास्ते तक ही साथ देते हैं और उसको भेजने से पहले एक मंत्र ऐश को बताते हैं, जिसे ऐश को किताब लेने से पहले बोलना है। अब ऐश सफर को जारी रखता है और जैसे ही दिन ढलने लगता है, शैतानी शक्तियां ऐश के पीछे पड़ जाती हैं, जिससे बचते हुए वो एक विंड मिल में छुप जाता है, पर वो उसका पीछा वहाँ भी करती है। दरअसल एक आईने में ऐश को अपना ही रूप दिख रहा होता है, लेकिन ये शैतान होता है, इसलिए ऐश उस आईने को तोड़ देता है। लेकिन आईने के टूटने के बाद जितने भी टुकड़े होते हैं, उसमें से छोटे छोटे ऐश बाहर आते हैं, जो उसकी नाक में दम कर देते हैं। एक तो उसके मुंह में भी चला जाता है, जिसके बाद ऐश उसे काफी कोशिश करता है बाहर निकालने की, लेकिन वो बाहर नहीं आता, बल्कि वो ऐश के शरीर का एक हिस्सा बन जाता है और एक तरह से ये दोनों ट्विंस लग रहे होते हैं। पर ऐश उसको कैसे भी अपने आप से अलग कर देता है और फिर उसे मार देता है। और जैसे लिंडा को उसने पिछले पार्ट में गाड़ा था, यानी कि पिछले 2 पार्टों में, वैसे ही उसे भी गाड़ देता है। जिसके बाद वो उस कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ एक नहीं बल्कि 3 किताबें होती हैं, वो भी बिल्कुल एक जैसी। वो कंफ्यूज हो जाता है कि असली वाली कौन सी है, इसीलिए वो किसी को भी उठा देता है, पर वो किताब गलत होती है और उसके अंदर एक ब्लैक होल होता है जो कि ऐश को अपने अंदर खींचने लगता है। लेकिन ऐश कैसे भी उससे बच जाता है।
वहीं दूसरी वाली किताब भी शैतानी होती है और वो एक चमगादड़ की तरह उस पर हमला कर देती है, पर ऐश उससे भी निजात पा लेता है। यानी कि तीसरी वाली अब असली है और उसे उठाने से पहले उसे धर्मगुरु की बात याद आती है, यानी कि उस मंत्र के बारे में जिसे वो बोलता है, लेकिन वो मंत्र को गलत बोल देता है, जिससे आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगती है। दरअसल ऐश उस मंत्र को भूल चुका है, इसलिए वो गलत बोलकर यहाँ से निकल लेता है इस बुक को लेके, क्योंकि उसको कैसे भी यहाँ से बच जाना है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन हम इसका अंजाम देख पाते हैं कि वो मुर्दे जो इस कब्रिस्तान में होते हैं वो जिंदा हो जाते हैं। साथ ही वो ऐश का बहरूपिया जो कि अब शैतान बन चुका है वो भी जिंदा हो जाता है। वहीं ऐश कांडारा पहुंचता है और धर्मगुरु भी समझ जाते हैं कि उसने गलत उच्चारण किया है। वो कहते हैं गलत उच्चारण से मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और वो इस किताब को लेने वापस आएंगे, क्योंकि ये उनकी ही है। पर ऐश को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस वापस जाना चाहता है। इससे वहाँ मौजूद लोग उससे निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐश वो मसीहा है जो इन्हें इन शक्तियों से बचाएगा और इनका खात्मा करेगा। पर क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि वो किताब लाएंगे तो ऐश को वापस भेज देंगे, इसलिए आर्थर आगे आके कहता है कि हम अपना वादा निभाएंगे और तुम्हें वापस भेज देंगे। शीला भी उससे नाराज हो जाती है। तभी एक शैतान इनके किले पर हमला कर देता है और वो शीला को उठाकर यहाँ से ले जाता है। वो शैतान उसे बुरे वाले ऐश के पास ले जाता है जो कि शैतान बन चुका है और वो शीला को भी अपनी तरह बना लेता है। वहीं ऐश अब फैसला करता है कि पहले वो इन शैतानों का सामना करेगा और इन्हें खत्म करने के बाद ही यहाँ से जाएगा, लेकिन मौजूदा हथियारों के साथ ये मुर्दों की सेना का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐश इनकी मदद करता है। वो गोला बारूद बनाने के लिए केमिस्ट्री बुक का इस्तेमाल करता है जो कि उस कार में ही आ गई थी इस समय में, और ऐश अपनी कार को भी मॉडिफाई करके वेपनाइज्ड कर देता है। जिसके बाद समय आता है जंग का और मुर्दों की सेना यहाँ पर पहुंच जाती है। इनके बीच घमासान लड़ाई होती है जिसमें ऐश अपनी मॉडिफाइड कार का इस्तेमाल कर इन मुर्दों को मारने लगता है। तभी उसके सामने शीला आ जाती है। उसे पता नहीं होता कि वो भी इनकी तरह हो गई है, इसलिए वो अपनी कार को सेक्रीफाइस कर देता है शीला को बचाने के लिए, लेकिन शीला उस पर ही अटैक कर देती है, इसलिए ऐश उसे कुएं में फेंक देता है, लेकिन वो फिर बाहर आकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन कैसे भी ऐश उससे बच जाता है। इसके बाद उसकी लड़ाई शैतान से होती है, यानी कि बुरे ऐश से, जिसमें वो ऐश पर भारी पड़ता है, पर ऐश उसका सामना करता है। लेकिन शैतान को वो किताब मिल जाती है, पर ऐश उससे वो छीन लेता है और उसे खत्म कर देता है। शैतान के मरते ही सेना यहाँ से भाग जाती है, साथ ही शीला फिर से ठीक हो जाती है। इस युद्ध में ऐश के कहने पर हेनरी ने इनका साथ दिया था और अब ये दोनों भी गिले शिकवे मिलाकर दोस्त बन जाते हैं। आखिर में धर्मगुरु किताब की मदद से एक पोशन बनाते हैं जिसे पीने के बाद ऐश को वही मंत्र पढ़ना है जिससे वो अपने समय में पहुंच जाएगा, और ऐश वैसा ही करता है। और अंत में ऐश अपने समय में होता है जहां वो अपने दोस्त को अपने साथ क्या हुआ यानी कि यही कहानी सुना रहा होता है। लेकिन तभी अचानक मॉल में आंधी आने लगती है और हम देखते हैं कि एक औरत के अंदर वो शैतान आ जाता है और वो ऐश पर अटैक कर देती है, लेकिन ऐश उसे अपने ही स्टाइल में मार देता है, जिसके साथ ही ये फिल्म एंड होती है। आप सोच रहे होंगे कि वो शैतान इस समय में कैसे आया, तो इसका कारण है कि ऐश ने फिर से उस मंत्र का गलत उच्चारण किया था, जिसकी वजह से वो इन शैतानी शक्तियों को अपने समय में ले आया। इस पार्ट के बाद इस फ्रेंचाइजी को रिबूट कर दिया गया, लेकिन आप जानना चाहते हो कि इसके बाद क्या हुआ, तो आपको ऐश वर्सेस इविल डेड देखनी चाहिए जो कि इसके बाद की कहानी पर ही बेस्ड है और इसके 3 सीजन से। तो अब आते हैं इसकी ऑल्टरनेटिव एंडिंग की तरफ, जिसमें दिखाया जाता है कि धर्मगुरु वैसे ही उसके लिए पोशन बनाते हैं और वो ऐश को सिर्फ 6 बूंद लेने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो सो जाएगा और ठीक अपने समय पर ही उठ जाएगा। लेकिन इस पोशन की मदद से वो बूढ़ा नहीं होएगा। ये लोग ऐश को एक गुफा में बंद कर देते हैं ताकि वो अपने समय तक सही सलामत रहे। अब ऐश 5 बूंद तो सही से पी लेता है, पर गुफा के पत्थर खिसकने की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो 1 बूंद और लेने के बजाय 2 बूंद ले लेता है और सो जाता है, जिसके बाद वो कई 100 साल बाद उठता है और हम देखते हैं कि उसकी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है। लेकिन जब वो गुफा से बाहर आता है तो वो देखता है कि दुनिया खत्म हो चुकी है और ये मोस्ट प्रोबेबली युद्ध से ही हुई होगी। इसका कारण है कि ऐश ने 1 बूंद ज्यादा ले लिया, जिससे वो ज्यादा समय तक सोया रह गया। तो ये थी इसकी एक ऑल्टरनेटिव एंडिंग। और अब आते हैं इसके डिलीटेड सीन्स की तरफ, जिसमें पहला ही सीन है ओपनिंग सीन, जिसमें ऐश एक अंधेरे में अपनी बीती कहानी सुना रहा होता है, लेकिन इस मूवी में इसे विजुअलाइज कर दिया गया। वहीं दूसरा सीन होता है जब ऐश 1300 AD में पहुंचता है, तो उसकी लड़ाई किंग आर्थर से भी होती है, जिसमें ऐश
उसे हरा देता है, लेकिन इस सीन को भी फिल्म से काट दिया गया। तीसरा सीन है विंड मिल वाला। हमने देखा था कि जब वो अंदर पहुंचता है तो उसे आईने में शैतान दिखता है, लेकिन डिलीटेड सीन में ऐसा नहीं होता। दरअसल जब वो विंड मिल के अंदर जाता है तो उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है, और जब वो विंड मिल के बाहर जाता है तो उसे अंदर विंड मिल में खुद की परछाई दिखती है, जिसका वो पीछा करता है और गलती से उस आईने से टकरा जाता है, जिसके बाद ही उसमें से ऐश निकलते हैं। चौथे सीन में ऐश हेनरी के पास जाता है ताकि वो उसकी मदद ले सके, लेकिन ये सीन हमें नहीं दिखाया गया है क्योंकि हमने देखा था कि हेनरी खुद ही अपने आप वहां पर पहुंच गया था। तो दोस्तों यही थी एविल डेड 3 आर्मी ऑफ डार्कनेस की कहानी, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसी के साथ ये ट्रिलॉजी खत्म होती है। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इसकी 2 रिबूट फिल्मों को, यानी कि एविल डेड 2013 और इसी साल आई एविल डेड राइज को। तो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने हाल ही में लूसी फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी है। और अगर तुम्हें पसंद है साइंस फिक्शन तो इस मूवी को जरूर देखना, काफी अच्छी मूवी है।